हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश लगा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख महाराज छत्रपति शिवाजी से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि महाराज छत्रपति शिवाजी से संबंधित आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉमन हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो या कॉमन गेजेट लेवल का एग्जाम हो। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, ये जो मैं महाराज छत्रपति शिवाजी से संबंधित आज का जो क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूं, ऑलरेडी इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आप प्रथम क्लास और द्वितीय क्लास को आप देख लीजिए, इसके पश्चात आज की क्लास को देखिएगा, जो कि आज का क्लास जो है तृतीय क्लास है। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है महाराज छत्रपति शिवाजी। तो महाराज छत्रपति शिवाजी जो हैं वह औरंगजेब का समकालीन थे, और औरंगजेब जो है वह आपका मुगल डायनेस्टी का 6ठा नंबर सबसे क्रूर शासक था। यानी मुगल डायनेस्टी में यह देखा गया कि सबसे कोई क्रूर शासक था वह आपका औरंगजेब है। और इतिहासकारों का मानना है यदि औरंगजेब नहीं होता मुगल डायनेस्टी में तो संभवतः मुगल डायनेस्टी और भी लंबे अवधि तक शायद भारत पर राज करता। लेकिन मुगल डायनेस्टी का सबसे क्रूर शासक जो कि औरंगजेब था, उसने कई क्रूर नीतियों की बदौलत हम देखते हैं उसका भारत के विभिन्न प्रांतों में आवाज उठने लगता है, यानी विरोध का बिगुल बजने लगता है। उसी में से एक थे हिंदू सम्राट या हिंदू महाराजा कह सकते हैं, जिनका नाम था महाराज छत्रपति शिवाजी। मुगल डायनेस्टी विशेषकर औरंगजेब का मानना यह था कि वह पूरे भारत पर अपना मुगल साम्राज्य का पताका फहराना चाहता था। और वहीं महाराज छत्रपति शिवाजी का मानना यह था कि वह किसी भी कीमत पर मुगल सल्तनत काल के अंतर्गत रहकर अपने राज्य पर अधिकार वो नहीं जमाना चाहते थे। आप सिंपल भाषा में यह समझ सकते हैं, औरंगजेब चाहता था कि संपूर्ण प्रांतों का जो राजा जो है उसके अधीन में रहे, और आपका महाराज छत्रपति शिवाजी उसकी अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। वो जीते जी सम्राट औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि वह अपने अधीनता स्वीकार कराने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है, एक से एक क्रूर नीति का अप्लाई करता है। इस्लाम धर्म को स्वीकार कराने के लिए लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है, जजिया कर लाता है, ताकि लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से बेसहारा होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। लेकिन महाराज छत्रपति शिवाजी उसके ऐसे क्रूर नीतियों के चंगुल में फंसने वालों में से नहीं थे। खैर, बाकी घटनाएं जो है हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, महाराज छत्रपति शिवाजी, पहले इनका हम थोड़ा जान लेते हैं इनका जन्म। महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म जो है आपका 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को होता है, जो कि आपका सिवनेर में होता है, सिवनेर दुर्ग में। ठीक है।
पिताजी जो थे, इनके पिताजी, उनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो है वो आपका बीरजापुर का सेनापति थे। और बीरजापुर का मुख्य शासक आपका आदिल शाह था। आदिल शाह, ठीक है। और इनका पिताजी जो है आपका 2 शादी किए थे। पहला पत्नी का नाम था आपका जीजाबाई, जो कि मुख्य रानी थी। और दूसरा पत्नी का नाम था आपका तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते। जीजाबाई जो थी यह अत्यधिक आध्यात्मिक, धार्मिक और साहसी महिला थी। एक हिसाब से हम मान सकते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी के अंदर जो गुण आती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में आपका जीजाबाई है, ठीक है। यानी जीजाबाई एक बहादुर महिला के साथ साथ एक धार्मिक महिला भी थी। इन्हें घोड़सवारी, तीरबाजी, तलवारबाजी यानी युद्ध के जो नीतियां जो थी उसमें एक प्रांगत थी जीजाबाई। एक हिसाब से जीजाबाई इनका प्रथम गुरु कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपका महाराज छत्रपति शिवाजी का जो गुरु थे, यानी आध्यात्मिक ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उनका नाम था आपका रामदास। रामदास एक ऐसे गुरु हैं जिससे महाराज छत्रपति शिवाजी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इनका पत्नी जो है, इनका पत्नी का नाम है साईबाई। साईबाई निम्बालकर, ठीक है। साईबाई निम्बालकर इनका पत्नी है। महाराज छत्रपति शिवाजी का विवाह जो है साईबाई नीलांबर के साथ होता है आपका कब? 1640 ईस्वी में। और शिवाजी के जन्म के समय हम देखते हैं, शिवाजी के जन्म के समय विभिन्न प्रांतों में विभिन्न शासकों का शासन चलता था। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं आपका अहमदनगर। अहमदनगर में निजाम सिंह का शासन चलता था। वहीं आपका विजयपुरा में, विजयपुरा का शासक कौन होते थे? आदिल शाही। और आपका तीसरा गोलकुंडा। गोलकुंडा का शासक हुआ करते थे कुतुब शाही। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका शाहजी भोसले, यानी इनका पिताजी शाहजी भोसले और मुगलों के बीच में एक संधि होता है। शाहजी भोसले और किसके बीच में? मुगलों के बीच में। इस संधि का कंडीशन ये था आपका कि शाहजी भोसले जो हैं वह आपका बीरजापुर का सेनापति बनेंगे। बीरजापुर का। और बीरजापुर किसका कंट्रोल में था? आपका आदिल शाही के कंट्रोल में था। और
कंडीशन था कि जो पुणे जो है, पुणे से वह टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कौन करेगा यह टैक्स कलेक्ट? आपका शहाजी भोसले। परंतु रहने का अधिकार नहीं था और उन्हें कहां रहना पड़ेगा? बीजापुर में, जहां का वो मुख्य सेनापति थे। अब यही कारण है कि आपका महाराज शहाजी भोसले जो है आपका पुणे का दायित्व जो है किसे सौंप देते हैं? आपका शिवाजी को। पुणे का दायित्व शिवाजी को सौंप देते हैं और खुद वो चले जाते हैं आपका बीजापुर। ठीक है, इस पिक्चर को आप क्लियर कीजिए। यहां से थोड़ी बहुत हम पॉलिटिकल नॉलेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसकी पहचान हम आगे की तरफ बढ़ता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। औरंगजेब हो चाहे कोई और मुगल शासक हो, हम देखते हैं मुगल शासकों में से एक चीज हमें देखने को मिला कि वो लोग संधि करते थे लेकिन संधि का अमल नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग अपने के लिए भी नहीं होते थे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि राज सिंहासन को प्राप्त करने के लिए अपने बड़े भाई का हत्या करते हैं लोग, पिताजी को बंदी बनाते हैं, हजारों की संख्या में नरसंहार करते हैं। तो जब अपनों के लिए नहीं हो पाए तो दूसरों के लिए क्या होंगे? इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि आदिल शाह और जो कि शहाजी भोसले के बीच में जो संधि होता है, उस संधि के तहत आपको शहाजी भोसले को बीजापुर में सेनापति का पोस्ट मिलता है और पुणे से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है। परंतु टैक्स कलेक्ट तो करेंगे परंतु उन्हें वहां रहने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी पुणे में रहकर वहां टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब पुणे क्या है? महाराष्ट्र का एक छोटा सा प्रांत था और उन्हें शहाजी भोसले को कहां बुला लिया जाता है? बीजापुर में। जब ये बीजापुर में शहाजी भोसले जब सेनापति बनते हैं तब आपका महाराज छत्रपति मैं कहता हूं, छत्रपति शिवाजी का उम्र महज 16 वर्ष की था। ये 16 वर्ष बीत तो थे लेकिन टैक्स कलेक्ट करने में थोड़ा बहुत अनुभवी इंसान की आवश्यकता पड़ता है, तो संभवतः शायद टैक्स कलेक्ट करने में सक्षम नहीं थे, या इनका उम्र था अभी मुगलों को हराने के लिए अपने आप को सशक्त बनाना। यदि वो टैक्स कलेक्ट करने में लग जाते तो संभवतः वो औरंगजेब का सामना नहीं कर पाते। तो यहां हम देखते हैं आपका महाराज छत्रपति शिवाजी टैक्स कलेक्ट नहीं करते हैं। इनका जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को कौन वहन करता है, यानी कौन अपने कंट्रोल में लेता है? कोणादेव। ये कोणादेव जो है ये आपका कौन है? आपका महाराज छत्रपति शिवाजी का दादाजी। ठीक है, लेकिन ये भी वृद्ध व्यक्ति थे, इसलिए हम देखते हैं इनका भी देहांत हो जाता है और देहांत होने के पश्चात आपका पूना का कंट्रोल किसके हाथ में चलाता है? आपका शिवाजी के हाथ में। ठीक है, अब शिवाजी के हाथ में जब चला जाता है तो हम ये देखते हैं पूना किसके कंट्रोल में है? आपका आदिल शाह का। आदिल शाह। अब आदिल शाह चाहता है महाराज छत्रपति शिवाजी इसके कंट्रोल में रहकर कार्य करें, जो कि महाराज छत्रपति शिवाजी को यह कतई पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी बीच में आपका
महाराज छत्रपति शिवाजी लगभग आपका 1644 ईस्वी में, ठीक है, एक तोरण नामक पहाड़ होता है, ठीक है, तोरण नामक पहाड़ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अधिकार जमा लेते हैं। पहाड़ पर, ठीक है, तोरण नामक पहाड़ पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और इस तोरण नामक पहाड़ पर जब अपना अधिकार जमाते हैं तो इन्हें काफी खजाना प्राप्त होता है। यानी जो किला था तोरण नामक पहाड़ पर, उस किले पर अपना अधिकार जब जमा लेते हैं तो महाराज छत्रपति शिवाजी को काफी मूल्यवान वस्तु के साथ साथ हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं। और यह खजाना का ये सदुपयोग करते हैं, अपना निजी शौक पूरा करने के लिए इस खजाना का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, एक मेवाड़ सेना का निर्माण करते हैं। मेवाड़ सेना का निर्माण करते हैं। पॉइंट को समझते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए मेवाड़ सेना जो है, इसमें एक एक वीर योद्धा जो थे पूरी तरह से ट्रेंड था। यानी हम कह सकते हैं औरंगजेब का सामना करने के लिए महाराज छत्रपति शिवाजी के पास पर्याप्त सैनिक नहीं थे, लेकिन इनके जो युद्ध नीति था, इनके पास जो सैनिक जो थे वो पूर्ण रूप से ट्रेन थे। यानी एक सैनिक 10-10 सैनिक के ऊपर भारी पड़ते थे। यानी एक सैनिक कई कार्य करने में सक्षम थे। एक सैनिक नाव चालक भी था, एक सैनिक तीरंदाजी भी था, तलवारबाजी, घोड़सवारी, सारे गुणों में निपुण था। यही कारण है कि महाराज छत्रपति शिवाजी का एक सैनिक औरंगजेब के 10 सैनिक के ऊपर में भारी पड़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये मेवाड़ जो सेना है, इस सेना का सहयोग पाकर, मेवाड़ सेना का सहयोग पाकर महाराज छत्रपति शिवाजी कई प्रांतों पर यानी कई दुर्गों पर अपना अधिकार जमाते हैं, जिसमें हम देखते हैं बारामती, कोडाना, आपका पुरंदर, आपका इंदिरापुर, बारामती, कोडना, पुरंदर, इंदिरापुर, और आपका और कई है, आपका चाकन, सॉरी थोड़ा मैं दिमाग से निकल गया था, चाकन, ठीक है। इन प्रांतों पर आपका पूर्ण रूप से महाराज छत्रपति शिवाजी अपना अधिकार जमा लेते हैं। और हम देखते हैं आपका 1666 ईस्वी में महाराज छत्रपति शिवाजी आपका रायगढ़, ठीक है, यानी हम रायगढ़ भी लिख सकते हैं, रायगढ़ पर अपना अधिकार जमा कर ये रायगढ़ को क्या बनाते हैं, राजधानी, ठीक है, रायगढ़ को अपना राजधानी बनाते हैं। अब शिवाजी का जो प्रभाव जो था यह किसी से छुपा नहीं था। अब शिवाजी मुगल शासक के कंट्रोल में आने वालों में से नहीं थे, क्योंकि आदिल शाह यह समझ चुका था कि शिवाजी का जो प्रभाव जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यानी जो हिंदू शासक जो हुआ करते थे, छोटे छोटे प्रांतों के जो हिंदू शासक जो थे, वो महाराज छत्रपति शिवाजी का भरपूर सहयोग करते थे। और सहयोग के पीछे कारण यह था कि सर्वप्रथम महाराज छत्रपति शिवाजी ईमानदार थे, अपने धर्म के प्रति ईमानदार थे, और महिलाओं पर, बच्चों पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं करते थे, चाहे वो गैर हिंदू धर्म का अनुयायी क्यों ना हो। इनका ये सबसे बड़ा खासियत था। यही कारण है कि महाराज छत्रपति शिवाजी का चर्चा पूरा भारत में होता है, और इनकी पॉपुलैरिटी को देखकर आपका औरंगजेब तिलमिला जाता है। साथ में आदिल शाह तो तिलमिलाया ऑलरेडी पहले से है, ठीक है।
तो हम देखते हैं आपका बढ़ते प्रभाव को देखकर आपका आदिल शाह जो है आपका आदिल शाह अब किसे भेजेगा? जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेगा कि एक ही प्रांत का दो शासक बने, यानी महाराष्ट्र का दो शासक बने, वो नहीं चाहेगा। तो वो किसे भेजेगा? तो वो भेज रहा है आपको शाहजी भोसले को। शाहजी भोसले कौन है? एक तो आदिल शाह का सेनापति है और दूसरे नंबर देखा गया कि यहाँ शिवाजी का पिताजी। और मराठों में या राजपूतों में ऐसा नहीं है कि वो अपने पिता के ऊपर में तलवार टांग दे या उन्हें बंदी बना ले, बल्कि पिता के वचन को निभाने के लिए अपना सर कटा सकते हैं। ठीक है, मुगलों की तरह ये नहीं कि अपने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए पिताजी को बंदी बना देते हैं, अपने ही भाइयों का हत्या कर देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो महाराज छत्रपति शिवाजी पिताजी को समझा बुझा देते हैं कि देखिए पिताजी, जो आदिल शाह बोल रहे हैं उसके बातों का हमें विश्वास नहीं है, संभवतः वो आपको भी धोखा दे रहा है, और आपका जो ईमानदारी है यानी सेनापति जो आप पोस्ट है आपका, क्योंकि देखिए सेनापति का पोस्ट में तो वही व्यक्ति नियुक्त होगा जिसके ऊपर में शासक जो है भरोसा करता हो। ठीक है, तो ये भरोसे के पात्र भी हैं आपका शाहजी भोसले। यही कारण है कि वह आपका शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसके कंट्रोल में महाराज छत्रपति शिवाजी नहीं आते हैं। मैं चाहूंगा इतना भी स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जब महाराज छत्रपति शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए यानी उनको अपने फेवर में लाने के लिए जब शाहजी भोसले को आदिल शाह भेजते हैं और शाहजी के लाख समझाने बुझाने पर आपका महाराज छत्रपति शिवाजी आपका औरंगजेब या कह लीजिए मुगलों का अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब वो किसे भेजता है? आदिल शाह जो है अपने सबसे खूंखार पुत्र जिसका नाम था आपका अफजल खान को भेजता है वहां। आदिल शाह का पुत्र कौन है? अभी आपका अफजल खान क्या है? आपका एक तो पुत्र है प्लस में सेनापति है। ठीक है, अब सेनापति कहां से आ गया? सेनापति तो आपका शाहजी भोसले थे। जब शाहजी भोसले आपका महाराज छत्रपति शिवाजी को समझा बुझाकर आदिल शाह के फेवर में नहीं ला पाते हैं, तो इससे वो नाराज हो जाता है और वो क्या करता है? शाहजी भोसले को बंदी बना देता है। ठीक है, और तकरीबन वो 1 साल तक बंदी बना कर रखता है, 1 साल तक। हालांकि महाराज छत्रपति के शिवाजी का बढ़ते प्रभाव के कारण आदिल शाह को शाहजी भोसले को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और देखिए ये जो आपका अफजल खान है, और ये देखिए ये जो अफजल खान है, अफजल खान को सेना देता है आदिल शाह कितना? 20,000 सेना लेकर सामना करने पहुंचा है किसका? महाराज छत्रपति शिवाजी का। लेकिन आपका अफजल खान का देहांत हो जाता है। सन होता है आपका 1665 ईस्वी में। अफजल खान के देहांत के पश्चात कहते हैं कि इसका सर जो है अफजल खान का, इसका सर काट देते हैं। यानी इनका सर जो है महाराज छत्रपति शिवाजी
अफजल खान का सर जो है धड़ से अलग कर देते हैं और इसका कब्र जो है आपका प्रतापगढ़ में इसका कब्र बनाते हैं। अब पूरा इस्लामिक रीति रिवाज के साथ इसे दफनाते हैं। ऐसा नहीं कि दुश्मन है तो इसका अनादर करते हैं। देखिए, वीरों का यही खासियत है। वीरों का मानना यह है कि वह जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके साथ दुश्मनी का भाव रखेंगे और समझाने का प्रयास भी करते हैं, और जब नहीं माने तो अंततः आपको मान लीजिए हत्या करना पड़ता है उन्हें। और हत्या के पश्चात उनकी क्वालिटी को देखते हुए उसके साथ अनादर नहीं करते हैं, ना ही उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो हम देखते हैं, आपको याद भी होगा रामायण में रावण अत्यधिक अत्याचारी होने के बावजूद भी आपका रावण के देहांत होने के पश्चात आपका भगवान राम जो है उसके शव को अनादर नहीं करते हैं, बल्कि पूरी सम्मान के साथ उसे दाह संस्कार करते हैं। और मेघनाथ को भी हम देखते हैं कि मेघनाथ का देहांत के पश्चात पूरी सम्मान के साथ लंका में उसके शव को आपका महाराज राम जो है भेजते हैं। इस हिसाब से हम देखते हैं कि वीरों का यह खासियत है कि किसी भी वीर का अपमान ना करना। तो अफजल खान का देहांत हो जाता है। देहांत के पश्चात उसकी कब्र भी बनाते हैं, जहाँ की कब्र उसका बनाया गया आपका प्रतापगढ़ में। ठीक है, देखिए, अफजल खान और महाराज छत्रपति शिवाजी के बीच में एक संधि होता है। संधि का शर्त यह था कि अफजल खान और शिवाजी महाराज बिना हथियार का मिलने का बात था। लेकिन अफजल खान कुछ ज्यादा ही चतुर बन जाता है। अफजल खान क्या करता है, जब गले मिलते हैं महाराज छत्रपति शिवाजी, तो अपने कमर से खंजर निकालकर उनके पीठ पर प्रहार करता है और महाराज छत्रपति शिवाजी बच जाते हैं। इसमें बचने का कारण यह था कि महाराज छत्रपति शिवाजी अफजल खान के नीतियों से संभवतः वाकिफ थे और वो भीतर में आपका लोहे का कवच पहनकर गए थे, जिसे आप स्टील बॉडी वर्तमान में कह सकते हैं, जिसके कारण खंजर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। और महाराज छत्रपति शिवाजी अपने हाथों में एक रिंग पहने हुए थे, जिनको हम बाघ नख कहते हैं। बाघ नख कहने का मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए ये रिंग है, ये फिंगर में लगाइए आप, और यहाँ से बाघ के नोक की तरह, यानी बाघ के नोक से बना हुआ एक प्रकार का रिंग था, जो कि पहनने के पश्चात बाघ का नोक जो है इस तरह से महाराज छत्रपति शिवाजी हाथ बंद करके अफजल खान के सम्मुख प्रकट होते हैं। और अफजल खान समझता है इस हाथ में तो कुछ है नहीं, ऊपर से रिंग दिखाई देता है। लेकिन जब वो प्रहार करता है उनके ऊपर, तो अपने बाघ नख से आपका अफजल खान का पेट चीर देते हैं। ठीक है, और उसी समय हम देखते हैं आपका आदिल शाह जो है कमजोर भी पड़ जाता है, और आदिल शाह पर किसका अधिकार हो जाता है, आपका महाराज छत्रपति शिवाजी का। महाराज छत्रपति शिवाजी का अधिकार हो गया। ठीक है, अब देखिए आदिल शाह जो है आपका रुस्तम जहां को भेजता है, ठीक है। और रुस्तम जहां जो है शिवाजी को परास्त करता है युद्ध में, और युद्ध में परास्त करने के पश्चात आपका पन्हाला किला पर अधिकार जमा रहता है।
ठीक है। अब आदिल शाह को थोड़ा बहुत भरोसा हुआ रुस्तम जहां का कार्य को देखते हुए, अब अपना संतुलन जो है पुनः प्राप्त करना चाहता है, अपना सिंहासन जो है पुनः प्राप्त करना चाहता है। तो हम देखते हैं वह दौड़े दौड़े किसके पास जाता है, औरंगजेब के पास। औरंगजेब जो कि अपने कुर्ता के लिए जाना जाता था, औरंगजेब से वह मदद मांगता है कि महाराज सम्राट माई बाप मेरा मदद कीजिए, जो कि बीजापुर जो कि मेरे कंट्रोल में था अब वो छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में आ गया है। अब औरंगजेब क्या करता है, आपका शाहिस्ता, नाम सबको याद रखिएगा, शाहिस्ता खान को भेजता है। ये शाहिस्ता खान कौन है आपका, ये औरंगजेब का मामा जी है। ये शाहिस्ता खान जो है महाराज छत्रपति शिवाजी का सामना करने के लिए 1.5 लाख सैनिक लेकर पहुंचता है। और हम देखते हैं शाहिस्ता खां को महाराज छत्रपति शिवाजी परास्त करते हैं, शाहिस्ता खां को, और लाल महल पर अधिकार जमा लेते हैं। अधिकार जमा लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, अच्छा देखिए महाराज छत्रपति शिवाजी जो हैं 1.5 लाख सैनिकों का जो सामना करते हैं, इनका विशेष युद्ध नीति के कारण ही वह आपका शाहिस्ता खान को परास्त कर पाते हैं, क्योंकि महाराज छत्रपति शिवाजी के पास कुछ विशेष सैनिक नहीं थे, लेकिन फिर भी वो 1.5 लाख सैनिकों का सामना करते हैं, क्योंकि इनका युद्ध नीति में एक युद्ध नीति था आपका गोरिल्ला युद्ध नीति, गोरिल्ला युद्ध नीति, जिसके बदौलत वो आपका शाहिस्ता खान पर भारी पड़ने लगते हैं। देखिए औरंगजेब जो है अब छत्रपति शिवाजी को कंट्रोल में करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता है, और वह अपना सबसे भरोसेमंद सेनापति जिनका नाम था आपका जय सिंह को शिवाजी का सामना करने के लिए भेजता है। लेकिन शिवाजी और जय सिंह के बीच में एक संधि भी होता है, और संधि का कंडीशन ये था आपका कि महाराज छत्रपति शिवाजी को 23 किला और 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं आपको औरंगजेब को भेंट करना पड़ता है। औरंगजेब को भेंट करते हैं। और इसी समय हम एक देखते हैं, एक घटना भी घटित होता है, जब वो औरंगजेब का सामना करने के लिए महाराज छत्रपति शिवाजी जाते हैं, तो पहला हम देखते हैं कि महाराज छत्रपति शिवाजी आपका 5 मार्च 1665 ईस्वी में वो निकलते हैं, और आपका 1665 ईस्वी यानी 9 मई 1665 ईस्वी को औरंगजेब से मिलते हैं। और मिलते समय दरबार में काफी उच्च स्वर में बात भी करते हैं, जो कि औरंगजेब को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो जय सिंह से वो पूछते हैं कि उनका पद क्या है। तो वहां जय सिंह बताते हैं कि आप फिलहाल 5000 मनसबदारों के बीच में हैं, यानी इनका रैंक 5000 मनसबदारों के बीच में बताया गया है। और मनसबदार क्या थे, एक ऐसा पोस्ट है जिसमें कार्य करने का और दंड देने का दोनों अधिकार है, ठीक है। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मनसबदार जो है आपका औरंगजेब का पीरियड में ही था।
औरंगजेब के समय में था। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायलॉग भी है। औरंगजेब देखता है जब छत्रपति शिवाजी उच्च स्वर में बात करते हैं तो वहां जय सिंह से पूछ देता है कि यहाँ कौन है। जय सिंह कहते हैं कि महाराज यहाँ जंगल का एक शेर है, इस दरबार का तापमान को सहन नहीं कर पाता है। तो औरंगजेब का आदेश होता है जय सिंह के लिए कि आप इसे अलग महल में लेकर जाइए। जहां यानी जिस महल में उनको रखा जाता है उस महल का कंडीशन ये था कि बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ये चारों तरफ से आपका जय सिंह का सेना है, यानी महाराज छत्रपति शिवाजी कहीं निकल ना जाए, इनका निगरानी कर रहा है। और इस महल के चारों ओर आपका औरंगजेब का सेना था। यानी हम कह सकते हैं यानी जय सिंह अपने आप में एक स्टेट गवर्नमेंट है और औरंगजेब आपका अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, देखिए 3 महीना में ही, महज 3 महीना में ही औरंगजेब के आंखों में धूल जगकर महाराज छत्रपति शिवाजी क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। देखिए महज 3 महीना के अंदर ही आपका महाराज छत्रपति शिवाजी औरंगजेब के आंखों में धूल झोंक कर उसके कैद खाने से निकल जाते हैं। वो सर्वप्रथम आपका इलाहाबाद जाते हैं। इलाहाबाद के पश्चात मथुरा के पश्चात तेलंगाना के पश्चात राजगढ़ के पश्चात फैजाबाद, गोलकुंडा, राजगढ़ के पश्चात गोलकुंडा। ये जो इतना लंबा सफर करके जो छत्रपति शिवाजी जो जाते हैं, औरंगजेब का दूर दूर तक इसका भनक नहीं था कि महाराज छत्रपति शिवाजी इतना लंबा ट्रेवलिंग कर कर भी निकल सकते हैं। खैर, अब हम देखते हैं आपका महाराज छत्रपति शिवाजी जब 1670 ईस्वी में निकलते हैं औरंगजेब के कैद से, तो 1670 ईस्वी में निकलने के पश्चात औरंगजेब से महाराज छत्रपति शिवाजी जो हैं आपका बेराल राज्य को छीन लेते हैं। ठीक है, छीन लेते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब से छीनना यानी बाघ के मुख से मांस निकालने के बराबर था। और हम देखते हैं आपका 1670 ईस्वी में वह सूरत पर भी आक्रमण करते हैं। सूरत पर आक्रमण करते हैं, जो कि इनका सेकेंड आक्रमण था। और सूरत पर आक्रमण करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि मुगलों के लिए यह व्यापारिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था। हम देखते हैं कि ब्रिटिश भी सूरत पर अपना राज जमाने का हर संभव प्रयास करती है। ठीक है, क्योंकि सूरत एक ऐसा प्रांत था जिस प्रांत में व्यापार का अच्छा खासा वर्चस्व था। दूसरी तरफ हम देखते हैं आपका महाराज छत्रपति शिवाजी महज आपका 53 वर्ष में आपका 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने महाराज छत्रपति शिवाजी से संबंधित उन सारे इंपॉर्टेंट तत्वों को आज की क्लास में मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नज़र से अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कुछ मैं विशेष जानकारी आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ, तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके नोट बनाने में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा।
और आज क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।